हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इस जो डिस्कशन है इसमें मैं हर आर्टिकल का 2 आर्टिकल इसमें समझाने वाला हूं। तो उस 2 आर्टिकल को मैं काफ़ी बारीकी से समझाऊंगा ताकि जो आपका नॉलेज है अबाउट दिस 2 टॉपिक वो काफ़ी अच्छा बने, और इसी के साथ में डिफरेंट जो आपके पर्सपेक्टिव होती है, डायमेंशंस होती है, उससे लिंक करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हिस्टोरिकल हो, लीगल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, इन सभी चीज़ों को या फिर इंटरनेशनल कोई डायमेंशन है तो सभी डायमेंशंस को हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो फैक्चुअल चीज़ें रहती है, जिन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल प्री और मेंस इंक्लूडिंग इंटरव्यू में भी होता है, तो उसमें क्या है आप इस नॉलेज को काफी अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। ओके, जो भी डिस्कशन रहेगा कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। तो अक्टूबर 31 का एनालिसिस हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, तो बाकी जो दूसरा स्लाइड है इसमें एडमिशन डिटेल्स के बारे में मेंशन किया गया है। आप चाहे तो हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको जो भी चीजें हैं कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे। जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्रीहेंसिवली उसका कवरेज दिया जाएगा। उसी मुताबिक आपको जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा, वीकली होगा ये। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस रहेगा, जो जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है प्री, मेंस और इंटरव्यू का, इवेंट सिलेक्शन का। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे, जो कि है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो है अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो आज उनका जन्मदिन है और आज उनका 150वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इसमें हम स्पेशली ये ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्री इंडिपेंडेंस एरा में एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में उनका जो रोल रहा है। तो इसमें हम स्पेशली जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है, इंडिपेंडेंस के बाद वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरीके से हमारे देश को इंटीग्रेट करने में, यूनिफाई करने में काफी जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। और इसी की वजह से ध्यान रखिएगा उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या फिर यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसी के लिए उनको एक फिटिंग ट्रिब्यूट भी दिया गया है बाय बिल्डिंग अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, तो अभी इसमें हम देखते हैं ये आर्टिकल जो है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, तो ये हम इस पेज में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसका मेन जो सब्सटेंस है वो क्या है, उसके बाद हम इसमें और कुछ एडिशन देंगे आपको। तो इसका मेन आर्ग्यूमेंट या फिर जो सब्सटेंटिव पार्ट है वो क्या है कि जो पटेल जी का जो लेगेसी रहा है, उनका जो विजन रहा है, वो किस तरीके से हमारे लिए क्या हो सकता है, गाइडिंग स्पिरिट हो सकता है इन दिस अमृत काल। तो अमृत काल क्या है, अभी से लेके जो 2047 तक, 2047 तक, जब तक हम आजादी का 100 साल सेलिब्रेट करेंगे, तो इन जो समय जो बचा हुआ है अभी, इस बचे हुए समय पे हम हमारे देश को किस तरीके से और ज्यादा स्ट्रांग, और ज्यादा यूनिफाइड और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो वही चीज इसमें मेंशन की गई है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि मेन आर्ग्यूमेंट में पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का किस तरीके से उन्होंने जो चीफ आर्किटेक्ट का रोल प्ले किया है इन इंडियाज पॉलिटिक्स। क्यों चीफ आर्किटेक्ट, क्योंकि आजादी के समय, हमारे देश की इंडिपेंडेंस के समय हमारी जो टेरिटोरी थी, एक तो ब्रिटिश जो थे उनके अधीन जो टेरिटोरी थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और दूसरा जो ब्रिटिश के अधीन प्रिंसली स्टेट्स था। तो प्रिंसली स्टेट्स में सीधा सीधा ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे, जो प्रिंस थे या फिर जो किंग थे, छोटे छोटे एरिया थे उसमें जो किंग थे वो रूल करते थे। तो उस तरीके का कितना एरिया था, लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स था। और ये जो आज का इंडिया का मैप है इसके अंदर ही था, और कुछ जो एरियाज थी वो पाकिस्तान में थी। तो जो पाकिस्तान के मैप के अंदर जो था वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, लेकिन जो इंडिया के अंदर था उसको लेके अभी दिक्कतें आने लगी। क्यों दिक्कतें आने लगी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने हमें आजादी
के लिए जो लॉ उन्होंने पास किया था उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट में आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स बाय द इंडियंस। तो वो जो लॉ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो लास्ट लॉ था बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द कॉलोनियल रूलर्स। तो उस लॉ में एक आपका प्रोविजन मेंशन किया गया कि जो इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स है उनके ऊपर जो पैरामाउंट सी या फिर जो सुजेरेनिटी था बाय द ब्रिटिशर्स वो अभी सीज हो गया है। और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स है वो क्या कर सकते हैं, 3 ऑप्शन उनको दिया गया। नंबर 1 वो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, नंबर 2 वो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, नंबर 3 वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया के बाउंड्री के अंदर है वो अगर इंडिपेंडेंट रहते हैं तो इससे क्या है, नेशन का जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। जो हमारा हार्ड एंड इंडिपेंडेंस है, सोवरेनिटी है, वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा, हम पाकिस्तान देश के अंदर जो टेरिटोरी है उसको हम पाकिस्तान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इससे जो नेशन की सोवरेनिटी है, यूनिटी है, वो आपकी स्टेक पे आ जाती है। और तीसरा है, अगर देश के अंदर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो उससे क्या है, आपको हमारे देश को एक प्रॉब्लम आएगी जो मैंने ऑलरेडी बताया। अगर इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी जो 2 ऑप्शन है उसमें आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के लिए क्या हुआ, उस समय लगभग 65 प्रिंसली स्टेट्स में से बहुत सारी स्टेट्स जो थी उनके साथ आपकी जो वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर प्लस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर एज वेल एज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने एज ए होम मिनिस्टर देश को यूनिफाई करने का जो काफी इंपॉर्टेंट रोल था वो प्ले किया। तो मैक्सिमम ऑफ द प्रिंसली जो स्टेट्स थी उनके साथ डिप्लोमेटिकली जो मैटर है उसको सॉल्व किया गया और थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो एक आपका लीगल आपका प्रोविजन था जिसको बनाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको साइन करवा के बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इंक्लूड कर लिया गया, मैक्सिमम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको इंटीग्रेट करने में दिक्कतें आ रही थी। उसमें एक आप हैदराबाद को ले सकते हैं, एक आप जूनागढ़ को ले सकते हैं, एक आप जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं, एक आप मणिपुर को भी ले सकते हैं। तो इनको लेके क्या है, इनके इंटीग्रेशन में काफी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन इसी दिक्कत को किसने ओवरकम किया, बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और उनके जो सेक्रेटरी थे VK मेनन जी। तो उनका भी, इन दोनों ही व्यक्ति का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ओके, अब फार्म एंड उसके बाद हम वल्लभ भाई पटेल जी का अगर नेचर देखें कि वो किस तरीके के, किस नेचर के इंसान थे, तो अ मैन ऑफ फर्म, रिजॉल्व एंड एक्शन। तो उनके अंदर जो उनकी रिजॉल्व थी, जो एक्शंस थी या फिर जो वो ठान लेते थे उसको करते थे, ओके, टू यूनिफाई द नेशन। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो हैदराबाद था उसमें निजाम का रूल था। तो निजाम क्या है, इंटीग्रेट नहीं होना चाह रहे थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे और पाकिस्तान के साथ जो है अपनी अच्छी टाई बना के रखना चाह रहे थे। तो ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हैदराबाद जो है वो इंडिया के बीच में बसा हुआ है। तो उसको हम कैसे इंडिपेंडेंट रहने दे सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी देश की जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको खतरा आता है। और जो आपके हैदराबाद की जो पॉपुलेशन थी वो भी चाहती थी कि वो इंडिया के साथ ही आपका मर्ज हो या फिर इंडिया के साथ वो जुड़े। तो फाइनली क्या हुआ, उपाय नहीं था, तो इसीलिए आपका पुलिस एक्शन लिया गया, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया। और उस पोलो के तहत, अभी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है हैदराबाद के इंटीग्रेशन के साथ। ये एक पुलिस एक्शन था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो अ मैन ऑफ फार्म रिजॉल्व एंड एक्शन, तो किस तरीके से उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट किया हैदराबाद को थ्रू ऑपरेशन पोलो। तो पहले उन्होंने ऑप्शंस दिए थे, डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जब कोशिश नहीं हो पाया, सारे जो पैतरे थे अपनाए, साम दाम दंड भेद, तो उसके बाद फाइनली क्या हुआ, पुलिस एक्शंस के जरिए इंक्लूड किया गया। अभी अगर हम उनके कैरेक्टर को फर्दर अगर हम देखना चाहे तो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे वो। किस तरीके से पता चलता है, एक तो उनके अंदर इमेंस सेंस ऑफ ड्यूटी था। किस तरीके से, क्योंकि ध्यान रखिएगा, वो जब आपके कोर्ट में एक केस लड़ रहे थे, क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे जो विटनेस थे उनको, तो उसी समय उनको खबर आता है कि उनकी जो पत्नी है उनका देहांत हो गया है। लेकिन फिर भी इतना जो एक ग्रीफ वाला माहौल था उसमें भी उन्होंने अपने ड्यूटी को आगे बढ़ाते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसको कंटिन्यू रखा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हम सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर भी जो एक इमेंस सेंस ऑफ ड्यूटी है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन एंड सेल्फलेसनेस। तो उनके अंदर जो डिसिप्लिन था, जो सेल्फलेसनेस था, वो हमें किस तरीके से पता चलता है, एक स्टोरी तो हमने देखा ही, दूसरा सेल्फलेसनेस का स्टोरी जो है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कांग्रेस कमिटीज थी
उन्होंने सपोर्ट किया था, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो आपके मेंबर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन गांधी जी के रिक्वेस्ट में क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो उन्होंने आपका दे दिया नेहरू जी को। ओके, तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि कितना डीप सेल्फलेसनेस है, कितना एक्सेप्शनल ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी मतलब क्या, एकदम ग्राउंडेड रहना। तो जो लोग ग्राउंडेड रह सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, अपना जो सेल्फलेसनेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम दो क्वालिटी को देख सकते हैं, एक डीप सेल्फलेसनेस और एक एक्सेप्शनल ह्यूमिलिटी। ओके, नेक्स्ट है विजन फॉर गवर्नेंस। तो उन्होंने विजन फॉर गवर्नेंस या फिर गुड गवर्नेंस के बारे में कहा था, स्वराज्य। तो जो सुराज्य है वो कैसे आएगा, जो हमारी स्टील फ्रेम है उसको हम बेटर करके हम हमारे देश में गुड गवर्नेंस को ला सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं। तो अभी जो स्टील फ्रेम है वो कौन है, जो हम बनना चाह रहे हैं, जो हम सिविल सर्विसेज के जो हम एस्पिरेंट्स है वो उनको उन्होंने कहा है कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो क्या करेगी, नेशन की जो यूनिटी है उसको अपहोल्ड करके रखेंगी थ्रू स्पिरिट ऑफ सर्विस। ओके, बाय फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। इसीलिए उनका जो लेगेसी है आज के समय पे एक हमारे लिए क्या बन सकता है, मॉडर्न गाइड बन सकता है। और इसी के लिए उनको फिटिंग ट्रिब्यूट क्या दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। तो ये कितना टॉल है, कब बना, ये थोड़ा बहुत आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। तो ये फिटिंग ट्रिब्यूट, इसी के साथ जो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट है उसको भी नाम दिया गया सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो आर्टिकल के अंदर जो भी चीजें थी वो हमने ये एक पेज में आपको समझाने की कोशिश की। तो अभी अगर हम दूसरा पेज इसमें देखें तो दूसरा पेज से हम क्या है, जो हिस्ट्री इसका है, जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है वो हम इसमें देख सकते हैं। ओके, तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में हमने कॉलोनियल लेगेसी ऑलरेडी देखा कि जो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया थी वो दो पार्ट में थी। ओके, जस्ट अ मिनट, वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी। कैसे, एक थी आपकी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। कितना प्रिंसली स्टेट था, 565। और किसके अंदर थे वो, ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर अधीन थे। ओके, और जिसने क्या किया था, फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल मैप बना दिया था इंडिया में। तो अभी ब्रिटिशर्स का क्या मतलब था, हमारे देश से तो वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करने, कमाई करने ही आए थे। उसको या फिर ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं पड़ता है कि हमारा देश फ्रेगमेंट हो या फिर कुछ भी हो। तो लेकिन हमारे देश के जो लीडर है उन्होंने चिंता जताई, और जब लैप्स ऑफ पैरामाउंसी हुआ, मतलब जब ब्रिटिशर्स चले गए, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो रोल है वो प्ले किया इन केस ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़। ओके, जूनागढ़ प्लेबिसाइट के जरिए शामिल हुआ था। प्लेबिसाइट मतलब क्या, पीपल्स वोट, कहीं इसमें मेंशन होगा। ओके, फिर त्रैवंकर एंड भोपाल, तो इन सभी स्टेट्स में क्या थी, इनको इंटीग्रेट करने में दिक्कतें आ रही थी। और ये क्या कर रहा था, इंडिया को बल्कनाइज कर सकता था। बल्कनाइज मतलब क्या, डिवाइड कर देना। तो इतनी 200 साल के स्ट्रगल के बाद हमने जो आजादी अचीव की है, लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, तो उसको हम कैसे इस तरीके से जाया जाने दे सकते हैं, बाय बल्कनाइजिंग आवर नेशन। तो पटेल जी का रेस्पॉन्स क्या था कि कंसोलिडेशन करना ही है। कैसे करना है, जो भी पॉलिसी लिया जा सके, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरोट मतलब क्या है, डिप्लोमेसी, कि शांत तरीके से सॉल्व किया जाए विथ वीपी मेनन जी। ओके, तो वीपी मेनन जी ने उनको सपोर्ट किया था एज हिज सेक्रेटरी। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लाया, परसूट किया रूलर को। इवन रूलर्स को भत्ता भी दिया गया कि आप रूल छोड़ दीजिए, आप इंडिया में शामिल हो जाइए, आपको सालाना या फिर महीना आपको क्या दिया जाएगा, प्रीवी पर्स दिया जाएगा। एक स्पेशल ऑनरेरियम उनको प्रोवाइड किया गया, जिसको बाद में इंदिरा गांधी जी ने हटा दिया था। तो इसके ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। फिर फार्म एक्शन, स्टिक मतलब कैरेट एंड स्टिक में स्टिक का पॉलिसी किसके ऊपर लिया, स्पेशली आपकी हैदराबाद के ऊपर, क्योंकि हैदराबाद जो था वो काफी अनकंट्रोल्ड हो गया था। इवन अपने जो देश अपना जो किंगडम था उसके पॉपुलेशंस को ही वो काफी ज्यादा एट्रोसिटीज उनके ऊपर ढा रहे थे। जो राजा का राज था, तो एक ग्रुप था राजा का राज, उसको इस्तेमाल करके निजाम क्या कर रहा था, लोकल पॉपुलेशन को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी एग्जाम में ये भी बन सकता है कि राजा का राज रेफर्स टू, ओके, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो राजा का रस क्या है, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि उन्होंने फार्म एक्शन लिया। ऑपरेशन पोलो आया 1948 में, और उसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद इंडिया के साथ जुड़ गया। तो अभी ध्यान रखिएगा कि 4-5 इवेंट दे दिया जाएगा, उसमें से आपको मैच करने दिया जाएगा विथ ईयर। तो ऑपरेशन पोलो कब हुआ, इसको ध्यान रखना है आपको। ओके,
और जो जूनागढ़ था उसको कैसे इंटीग्रेट किया गया, ये भी पूछा जा सकता है प्लेबिसाइट के जरिए। तो प्लेबिसाइट क्या होता है, पीपल्स वोट। तो पीपल को ही पूछा गया आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने वोट किया। ध्यान रखिएगा, इंडिया के जो मैक्सिमम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स थे वो पीपल, उसके वहां के जो पीपल थे वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहते थे। ओके, तो अभी कंटेम्पररी लीगेसी अगर हम देखें, अभी नहीं, उस समय का जो कंटेम्पररी जो आपका नहीं, आज के समय पे हम आज के समय पे क्या कर सकते हैं, जो मॉडर्न इंडियन स्टेट है उसको बनाने में ड्यूरिंग दिस अमृत काल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इमोशनल इंटीग्रेशन को हम ला सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन से जो देश है वो स्ट्रांग नहीं बनता है, उसको इमोशनली कनेक्ट करना, कल्चरली कनेक्ट करना काफी जरूरी है। तो वो चीज हम इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखिएगा कि चैलेंजेस क्या क्या थी रिलेटेड टू दिस इशू। तो बहुत सारे हर्डल्स फेस किया गया था, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस देखा गया था फ्रॉम हैदराबाद, फिर कम्युनल एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स देखा गया था। तो जो कम्युनल रायोट्स है उसका हिस्ट्री भी आप इसमें ट्रेस कर सकते हैं। कि आपके जो राजा का राज थी उन्होंने एट्रोसिटीज ढाए थे, एंटी हिंदू जो वायलेंस है वो किया था। जूनागढ़ में भी कम्युनल राइट्स देखे गए, कश्मीर में भी जो आपका इन्वेजन है बाई पाकिस्तान वो देखा गया था इन 1947। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल बैरियर्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका इंक्लूड कराना होता है किसी भी एक हिस्से को, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से रीओरिएंट करना, या फिर कोई पुलिस एक्शन लेना, तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आपकी लॉजिस्टिकल जो चैलेंज है वो रहती है। फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर रहना, जैसे फॉर एग्जांपल उस समय तो पटेल जी नहीं थे, जैसे गोवा को शामिल करने में, तो उसमें एक डिप्लोमेटिक प्रेशर था बाय दी कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, इस तरह के जो कंट्री थे, क्योंकि आपका जो गोवा था पोर्टुगीज कॉलोनी था, और पोर्टुगीज जो था वो आपका नेटो का मेंबर था। तो ये सभी चीजें हम देख सकते हैं। तो कंटेम्पररी अगर समय पे देखें तो आज के समय में भी क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो आपकी अलगाववाद है वो देखी जाती है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, टू सम एक्सटेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट रीजन में देख सकते हैं, फिर आप पंजाब में भी जो है वो देख सकते हैं। सभी लोकल पॉपुलेशन ऐसा करते हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाय पर्टिकुलर ग्रुप जो वैसे आइडियोलॉजी को, अलगाववाद की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो हमारे देश के 2-3% लोग ऐसे होंगे जो इस तरीके के जो आइडियोलॉजी है उसमें उसमें विश्वास रखते हैं। तो उस चीज को हमें ठीक करना है। ताकि हम पूरे देश में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, देन कल्चरल सभी चीजों का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है। तो पटेल्स सक्सेस क्या था, 99% इंटीग्रेशन विदाउट सिविल वॉर। तो 99% जो इंटीग्रेशन था वो आपका बहुत ही पीसफुली हो गया था। 1-2% जो है उनमें उनका जो रोल रहा वो भी बहुत काफी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो की टर्म्स है उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो सरदार जी जो है गुजराती में चीफ या लीडर को कहा जाता है, और जो उनको जो सरदार टाइटल मिला ये भी पूछा गया है पास्ट में एग्जाम में। तो बाराडोली जो सत्याग्रह था, जो किसान आंदोलन था, उसमें उनको सरदार का टाइटल जो है वो दिया गया था इन 1928। तो ध्यान रखिएगा ये 1928 में था बाराडोली सत्याग्रह, लीडिंग ए नॉन वायलेंट टैक्स रिवॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट अमृत काल ऑलरेडी बता दिया मैंने, 2022 में इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में ये आया था। और किस तरीके से हम क्या बन सकते हैं, विकसित भारत बन सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं बाय 2047, उसके ऊपर इसमें ध्यान दिया गया है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑलरेडी बताया मैंने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो नेहरू जी का फ्रेज था ये, और उन्होंने ये इस्तेमाल किया था उनकी जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसमें इन 1946। ध्यान रखिएगा किताब का नाम भी एग्जाम में, स्पेशली एपीएससी के एग्जामिनेशन में क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बुक दे देंगे आपको और उसमें मैच करने को क्वेश्चन बन सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, जो ये लीगल आपका डॉक्यूमेंट था जिसको साइन करके स्टेट्स को ज्वाइन करवाई गई थी। ऑपरेशन पोलो ऑलरेडी बताया, पूछा जा सकता है। स्टील फ्रेम सिविल सर्विसेज को कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया था, भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जब वो मेटकाफ हाउस में जो आपके प्रोबेशनर ऑफिसर्स थे उनको जब एड्रेस कर रहे थे, उसी समय उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था। तो ये सभी चीजें भी क्या है, कभी बन सकती है। दूसरा, इसमें हम अगर लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो ये पता चलता है कि जो भी लीडर्स होती है ना, उनके अंदर या तो वो क्या होंगे, आपके काफी आइडियलिस्टिक होंगे जैसे नेहरू जी थे, या फिर काफी प्रैग्मेटिक होंगे। तो प्रैग्मेटिक लीडरशिप किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो हम लोगों को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। तो प्रैग्मेटिक रियलिज्म था,
पटेल जी के अंदर उनके जो एथिक्स थे, जो हमने ऑलरेडी देखा, उनके अंदर जो वर्च्यूज थी अबाउट गुड गवर्नेंस को लेके, अबाउट कंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, ओके। तो ग्रेट लीडर के लिस्ट में उनको हम पकड़ते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्च्यूज या फिर गुड क्वालिटीज। कर्म योगा, फिलोसॉफी ऑफ ड्यूटी, तो हमने ये ऑलरेडी देखा कि किस तरीके से उन्होंने निष्काम कर्म किया था, कि फल की चिंता नहीं की, उनको जो भी रोल मिला था उसको काफी बारीकी से उन्होंने निभाया है, ओके। तो ये सभी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। बाकी डायमेंशंस में क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन अगर देखें तो उनका जो नेशनल बिल्डिंग का लीडरशिप था, ओके। फिर इंट्रा पार्टी डायनेमिक्स जो थी, पटेल, फिर नेहरू जी, गांधी जी, ये हम देख सकते हैं। एथिकली देखें तो ऑलरेडी बताया। सोशली देखें तो जो देश है उसको अगर हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो उसको सिर्फ हम पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं, उसके लिए कल्चरल इंटीग्रेशन, कल्चर के अंदर लैंग्वेज का इंटीग्रेशन, उसको आपका रिकॉग्नाइज करना, इन सभी चीजों को भी देखना काफी जरूरी रहेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक नेशन कब इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो सकता है या स्ट्रांग हो सकता है, जब वो देश क्या होगा, पॉलिटिकली यूनाइटेड रहेगा, जब उस देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। तो उसमें हम देख सकते हैं नेहरू जी का जो वल्लभ भाई पटेल जी का जो रोल था। लीगल में अगर देखें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात इसमें आप कर सकते हैं। इंटरनेशनली देखें तो उस समय का जो इंडिया में जो हालत बनी थी कि एक आपके प्रिंसली स्टेट्स, जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट जो अलग होना चाह रहे थे, तो अगर उस तरीके से अलग अलग होते और डिफरेंट नेशन क्रिएट होता तो उससे क्या होता, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो काफी फ्रेजाइल हो जाती। जो आपके एक्सटर्नल पावर्स है वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते, आज भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम यूनाइटेड है इसीलिए वो डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, ओके। तो ये हमने आपको सारे जो पहलू है वो बताने की कोशिश की है। बाकी इसमें एनसीईआरटी के अगर आप किताबें खुद से पढ़ रहे हैं तो ये किताबें आप पढ़ सकते हैं, उसमें ये जो भी चीजें हमने बताई वो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, सिलेबस के साथ आप देख सकते हैं डिफरेंट पॉइंट से रिलेटेड है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एपीएससी ने काफी समय पे, ओके, बहुत बार, मुझे जितना तक ध्यान है 2-3 बार कंटिन्यूअसली आपके वल्लभ भाई पटेल जी का सीधा या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन उसमें बना है, ओके। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देख सकते हैं आप। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी में, गवर्नेंस में, आप ये इन चीजों को देख सकते हैं। फिर जनरल स्टडी का पेपर जो 4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में जो वल्लभ भाई पटेल जी का एप्टीट्यूड था, उनका जो इंटीग्रिटी था, उनकी जो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से उनके अंदर जो वर्च्यूज थी, उनको हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं इन आवर एग्जामिनेशन। तो इसमें फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज में आप वल्लभ भाई पटेल जी से क्या हम देख सकते हैं, उनके अंदर डेडिकेशन टू ड्यूटी, सेल्फलेसनेस एंड इंटीग्रिटी, करेज ऑफ कन्विक्शन, ओके। तो वो काफी फर्म थे ऑन हैदराबाद। तो इन सभी चीजों को हम इसमें देख सकते हैं। बाकी वे फॉरवर्ड में क्या करना है, रीकमिटमेंट टू नेशनल यूनिटी करनी है, कि आज के समय पे नेशन यूनाइटेड है, नो डाउट, लेकिन फिर भी इसमें जो आपकी कुछ आइसोलेटेड घटनाएं हमें देखने को मिलती है डिफरेंट रीजन में, यूनिटी को जो चैलेंज करता है, तो वैसे घटनाओं को हमें क्या करना है, कम करना जरूरी है, रिकमिट करना है टू नेशनल यूनिटी। देन अचीव करना है सुराज्य को। सु मतलब क्या, अच्छा, राज्य मतलब क्या, जो आपका प्रशासन को चलाना। तो हमें क्या लाना है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गुड गवर्नेंस को लानी है। रिवाइटलाइज करना है द स्टील फ्रेम को। तो रिवाइटलाइजिंग द स्टील फ्रेम मींस जो सिविल सर्विसेज है उसको रिवाइटलाइज करना है। क्यों सिविल सर्विसेज को रिवाइटलाइज करना है, बिकॉज सिविल सर्विसेज में आज के समय पे आप देखें तो उसमें जो न्यूट्रलिटी की कमी है या फिर पार्शियलिटी देखी जाती है, करप्शन देखा जाता है, ओवर ब्यूरोक्रेटिक जो हॉर्डल्स है या फिर रेड टेपिज्म देखा जाता है, तो उनको मिनिमाइज करना जो है आपका काफी जरूरी रहेगा, ओके। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है इम्यूलेटिंग पर्सनल वर्च्यूज। तो जो पर्सनल वर्च्यूज है उसको हम इमिट कर सकते हैं या फिर उनको हम रोल मॉडल की तरह ले सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल है आज के डिस्कशन का। सो ये आर्टिकल जो है बात करता है अबाउट अर्बन प्रॉब्लम के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में आपके आज़ादी के बाद स्पेशली 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिया गया तो उसके बाद जो सिटीज का डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा। और हिस्टोरिकली अगर हम बात करें और पुराना थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखें तो उससे हम क्या है, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने मॉडर्न सिटीज की जो है स्थापना की, लाइक मद्रास में, ओके। देन मद्रास मतलब आज का जो चेन्नई है, मद्रास में, देन आपका बॉम्बे में, देन कोलकाता में। तो ये जो है कुछ पुरानी सिटीज है।
जो आज भी फेमस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हो, कल्चर के लिए हो। इसके पैरेलली क्या है, आज़ादी के बाद या फिर 90 कहे तो एकदम प्रिसाइजली 1991 के बाद बहुत सारी सिटीज डेवलप हुई। जैसे आपकी समझ लीजिए कि दिल्ली तो था ही, दिल्ली में और भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसके अलावा भी आप देख सकते हैं बेंगलुरु को, हैदराबाद को या फिर चेन्नई को देख सकते हैं। तो ये सिटीज क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। या फिर गुजरात में आप देख सकते हैं अहमदाबाद हो, तो इन सभी एरियाज को हम देख सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में क्या है, चंद सिटीज जो है उसमें आपकी काफी ज्यादा कंजेशन है, जो लोगों का लाइफ है वो काफी मिजरेबल होके रखा है, या फिर जो इकोलॉजी है उसका जो इकोलॉजी जो ओवरऑल है उसका भी जो आपका सिस्टम है वो भी काफी बिगड़ चुका है। तो इसमें हमें एक सोल्यूशन की क्या जरूरत है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कुछ अर्बन एरियाज में फोकस ना करके जो छोटी छोटी अर्बन एरियाज है उनको हम आपका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ताकि अर्बनाइजेशन का जो चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है, गार्बेज का प्रॉब्लम ही हो, या फिर आपका अर्बन फ्लड का प्रॉब्लम ही हो, या फिर कंजेशन का प्रॉब्लम ही हो, या फिर जो हाउसिंग का प्रॉब्लम है, इन सभी चीजों को हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, एक कंसंट्रेटेड जो अर्बन डेवलपमेंट है उसको हमें क्या करना है, थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना है और अर्बन डेवलपमेंट को फैलाना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सिटीज है उसके आसपास जो स्मॉल टाउन्स है उसको हम सैटेलाइट टाउन की तरह डेवलप कर सकते हैं, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको एक जगह पे कंसंट्रेट ना करके हम डिफरेंट एरिया में उसको फैला सकते हैं। तो उससे क्या है, जो अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम है वो भी टेकल हो सकेगा, और दूसरा जो अर्बन चैलेंजेस है उसको भी हम मिटिगेट कर सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जामिनेशन में एक ट्रेंड ये रहा है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है इनके बारे में बहुत कुछ पूछी जाती है। तो अभी ये भी धीरे धीरे ट्रेंड में आने लगा है कि जो अर्बन चैलेंजेस है, वो चाहे स्लम का प्रॉब्लम हो, अर्बन फ्लड का प्रॉब्लम हो, राइजिंग जो आपके क्राइम्स है उसका प्रॉब्लम हो, या फिर हाउसलेसनेस का प्रॉब्लम हो, ये सभी क्वेश्चन अभी बनने चालू हो गए हैं। ओके, तो उसको टेकल करने के लिए क्या है, बहुत सारे सोल्यूशंस आपको जानने जरूरी है। तो उसमें से एक जो काफी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है वो है कि हम क्या कर सकते हैं, We need smaller dispersed cities। स्मॉल हो और डिस्पर्स्ड हो, फैलाव का जो है वो काफी ज्यादा रहे। तो वही चीज इसमें मेंशन की गई है। जैसे इसमें लिखा गया है कि दिल्ली में आप देख सकते हैं कितना टॉक्सिक एयर है, जो वाटर बॉडीज है वो डिप्लीट हो गई है, लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 5-10 साल तक रिड्यूस हो रहा है, जो कि एक समय पे आपका लंदन में देखा गया था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से। अमेरिका का लॉस एंजलिस में भी ये देखा गया था। तो और एक प्रॉब्लम क्या है, अर्बन कंसंट्रेशन एज ए फ्लॉड मॉडल। तो बहुत सारी जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें ये कहा जाता है कि जो बड़ी अर्बन सिटीज है, 2-4 जो है वो ग्रोथ इंजन है, नो डाउट वो ग्रोथ इंजन है। लेकिन ये फ्लॉड मॉडल कैसा है, ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो जीडीपी है, टोटल देश का जो टोटल जीडीपी है उसका 25% जीडीपी आपका सिर्फ 10 सिटीज से आता है। जैसे बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, ओके, इन सिटीज से आती है। और ये सिटीज जो है काफी ओवरक्राउडेड है, अनमैनेजेबल है, जिसको ठीक करना जरूरी है। हेल्थ इंपैक्ट अगर देखें सिटीज में, तो डाइटरी जो शिफ्ट देखी गई है, क्योंकि फास्ट मूविंग लाइफ है तो लोग ज्यादा हाई शुगर फूड, हाई सॉल्ट, हाई फैट फूड्स खाते हैं, जिसके वजह से जो ओबेसिटी है, डायबिटीज है, या फिर हार्ट रिलेटेड जो एलिमेंट्स है वो देखे गए हैं। तो इससे क्या है, जो अब नो डाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो डिटोरियोरेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली लोगों का जो जीने का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा होना चाहिए। ओके, तो वो चीजें हम देख सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस में देखें तो फेलियर है, इनएडिक्वेट म्युनिसिपल सर्विसेज है, वाटर सप्लाई काफी खराब है, रेन वाटर ड्रेनेज भी काफी खराब है, कैपेसिटी के बाहर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट देख सकते हैं आप, आधा जिंदगी जो है ट्रैफिक में गुजर जाता है। फिर गार्बेज कलेक्शन जो है वो भी काफी ज्यादा खराब है। ओके, तो इसके ऊपर इस बार एपीएससी का मेंस में आपके जीएस पेपर 4 में हो, 5 में हो, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनएविटेबिलिटी ऑफ अर्बनाइजेशन, नो डाउट अर्बनाइजेशन हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके जो छोटे अर्बन सेंटर्स है उनको हम बना सकते हैं। ओके, जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसको हम सिर्फ ओनली एंड ओनली विलेज मॉडल से डेवलप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या है, हमें छोटे छोटे और स्मॉल डिस्पर्स्ड सिटीज को डेवलप करनी जरूरी रहेगी, ताकि लोकल अपॉर्चुनिटीज दिया जा सके, स्किल दिया जा सके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का डेवलपमेंट हो सके। ओके, चलिए देखते हैं आगे।
तो बाकी वही चीजें इसमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में दिया है 1980s के बाद जो अर्बनाइजेशन है उसका पेस बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? बिकॉज 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उससे क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फिर हमारे जो कैपिटलिस्ट थे उनका फैलाव हमें देखने को मिला। और फैलाव क्या है, कुछ चंद सिटीज में ही देखने को मिली। तो दिल्ली, बॉम्बे या फिर मद्रास और जो कलकत्ता था, उसके अलावा हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, इन तरीके के कुछ चंद सिटीज ही डेवलप हुई है, या फिर आप कह लीजिए कि जो हरियाणा है वो डेवलप हुआ है। लेकिन इसके अलावा और बाकी जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, नॉर्थ इंडिया के जो रीजन है, सेंट्रल इंडिया के जो रीजन है, उसमें अर्बनाइजेशन काफी वीक है। तो उसको बढ़ाना जरूरी है ताकि हम इवन डेवलपमेंट और एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो इसी के लिए क्या है, अब 2010 के बाद अगर देखें तो स्मार्ट सिटी मिशन हो, अमृत मिशन हो, स्मार्ट सिटी में 100 सिटी को टारगेट किया गया, अमृत में 500 को टारगेट किया गया। तो ये 100 सिटी प्लस जो 500 सिटीज है उसको बेटर तरीके से आपका डेवलप करना जरूरी है। तो जो पॉलिसी है वो तो सही है, जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी मैटर करता है। ओके, तो चलिए बाकी आगे देखते हैं। तो क्या चैलेंजेस है जो मैंने अभी बताया, एनवायरमेंटल चैलेंज में एयर पोल्यूशन, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस में लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी 3% से 11% हो गया है ओबेसिटी, डायबिटीज 2% से 10% हो गया है, सोशल मीडिया, सोशल एंड मेंटल हेल्थ अगर देखें तो 80% इन सोशल क्लाइंस। सो आप देख सकते हैं कि लगभग 60 से 80% जो लोग हैं उनके अंदर किसी ना किसी तरीके का मेंटल जो प्रॉब्लम वो देखा जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि पागल ही होना है, लोग एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, काफी बड़ा मेंटल इशू है। तो डिजिटल सोशल डिजीज होके रखा है लोगों को। अर्बन गवर्नेंस में चैलेंज अगर देखें तो मिसप्लेस प्रायोरिटी है, किसको प्रायोरिटी देना है वो समझ में नहीं आता है, ड्रेनेज को दे, सैनिटेशन को दे या गार्बेज कलेक्शन, तो इनको प्रायोरिटाइज करना काफी जरूरी है। और जो प्रॉब्लम है अनमैनेजेबल स्केल में पहुंच चुकी है, जिसको आपका इसका एक ही सोल्यूशन है कि सैटेलाइट टाउन्स डेवलप करने जरूरी है और पॉपुलेशन को डिस्पर्स करना जरूरी है। इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस देखें तो जो एमएसएमई है उनके अंदर भी काफी आपकी प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। उनको जो भी बेटर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए तो वो किसी एक सिटी में अगर मिलती है तो उधर ही कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, डिफरेंट डिस्पर्स्ड सिटीज में इस जो फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करना जरूरी है। लैक ऑफ सपोर्ट है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना जरूरी है बाय गिविंग देम क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल। ओके, बाकी जो टर्म है एक्सप्लेन किया गया है। डिस्पर्स सिटी क्या है, तो सिटीज को डिस्पर्स करना। एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो बिजनेसेस होते हैं उनको। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, तो जो कम्युनिकेट नहीं होती है। ओके, जैसे कोई इन्फ्लुएंजा है तो वो कम्युनिकेट होता है, लेकिन शुगर जो है या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। ओके, बाकी डायमेंशंस को वैसे आप समझ सकते हैं। दूसरा अगर देखिए तो एनसीईआरटी से आप क्या पढ़ सकते हैं, ये चीजें इसमें बताई गई हैं और जो आपका सिलेबस से लिंक है वो दिया गया है। वे फॉरवर्ड में देखें तो क्या करना है, अडॉप्ट करना है अ स्मॉल सिटी ग्रोथ मॉडल, इंसेंटिवाइज करना है फार्म रिलोकेशन को, इन्वेस्ट करना है इन बेसिक म्युनिसिपल सर्विसेज, टारगेटेड एमएसएमई सपोर्ट देनी है और हॉलिस्टिक पॉलिसी जो है उसको मेक करना है। ओके, तो आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी और भी आर्टिकल है, तो ये जो भी आर्टिकल है ये तो आपका 2 आर्टिकल आया पटेल जी के जन्मदिन के ऊपर, तो दोनों को ही हमने इसमें ऐड कर लिया ताकि आपका रिवीजन हो सके। ओके, तो इसको भी अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, तो इससे क्या है आपका वोकैबुलरी भी काफी डेवलप हो जाएगा। और इसी के साथ और भी डिफरेंट आर्टिकल है, तो उसको क्या करना है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, तो इसी तरीके से देख सकते हैं बहुत सारा आर्टिकल हम लेते हैं। ओके, तो उसको बनाने में भी काफी समय लगता है और सिलेबस के मुताबिक हमें ये चीजें रेडी करनी पड़ती है, लेकिन जो न्यूज एनालिसिस है उसमें सभी आर्टिकल को अगर समझाने लग गए तो इसको 5 घंटे लग जाएंगे। बाकी क्लासरूम में हम सभी चीजों का जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी डिटेल में देते हैं। तो इसी के साथ जो आज का डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। सो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ऑफिशियल जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 6002417488। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।